नमस्कार, मैं संतोष तिवारी। आप देख रहे हैं सच्ची खबर। इस समय देखा जा रहा है कि भदोही लोकसभा लेकर के काफ़ी गर्माहट है, राजनीतिक एकदम पारा चढ़ा हुआ है और तमाम लोग अपनी अपनी बातें रख रहे हैं कि वास्तव में कौन जीतेगा, कौन सांसद होगा। हालांकि ये तो आने वाला समय बताएगा कि कौन सांसद होता है, किसको विजयश्री प्राप्त होती है। लेकिन वास्तव में भदोही जनपद वास्तव में हार्ड सीट कही जाती है, क्योंकि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बगल का सीट है और यहाँ पर यह भदोही सीट काफ़ी चर्चित है इस लिहाज से भी कि इस बार यहाँ से एकमात्र उत्तर प्रदेश की एकमात्र सीट भदोही है जहाँ से टीएमसी के प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। और इन तमाम चीज़ों को लेकर के पूरा कयास लगाया जा रहा है कि वास्तव में भदोही जनपद में क्या हालात रहने वाले हैं, किसको विजयश्री मिलने वाली है, क्या स्थिति है यहाँ पे। अगर भाजपा की बात की जाए तो भाजपा ने डॉक्टर विनोद बिंद को प्रत्याशी बनाया है और जबकि टीएमसी कांग्रेस और सपा ने ललितेश पति त्रिपाठी को बनाया हुआ है। नहीं तो आज हम इसी क्रम में यहाँ भदोही लोकसभा के हड़िया क्षेत्र के भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री गुलाब त्रिपाठी जी हैं। हम उनसे आज कुछ इस पर चर्चा करेंगे कि वास्तव में त्रिपाठी जी जिस तरह भदोही की राजनीति देखी जा रही है इसको आप किस तरह देख रहे हैं। जी स्वागत है। कोई भी राजनीति तो वहाँ के समीकरणों पर आधारित है। भदोही लोकसभा हम निश्चित रूप से जीतेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी के हैं, सदस्य थे और रहेंगे भी। मैं मातृभूमि की इस पुकार अर्थात चुनाव रूपी यज्ञ में हवन अवश्य चाहता हूं, अपना भी और अन्य लोगों से भी अनुरोध करूंगा कि सारे लोग राष्ट्र के नाम से अपना मत दें। रह गई बात गर्मा गर्मी चर्चाएं चला करती हैं, चलती रहेंगी। क्षेत्र को लेकर के हर क्षेत्र में कुछ विरोधी और कुछ शुभचिंतक, कुछ प्रतिरोधी और कुछ ऐसे लोग होते हैं, चर्चाएं करते रहते हैं और लास्ट में राष्ट्र के लिए अपना काम भी करते रहते हैं। अगर यहाँ पर ब्राह्मणों को लेकर के लोग सशंकित हैं तो ये निश्चित माने कि 60 से 70% ब्राह्मण अवश्य रूपेण भाजपा की ओर है। कुछ 30% कोई इधर उधर खसक जाएं, अब उनके पर्सनल व्यवहार किसी के हों तो वहाँ की बात मैं नहीं कर सकता हूँ। यहाँ के समीकरणों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी की जीत जो है निश्चित है। अब इसके लिए हमारे कार्यकर्ता अर्थात हमारे बंधु भाई जितने भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं एक्टिव रहें और निश्चित रूप से हम सफलता की ओर चलेंगे। भदोही जनपद के खास करके भाजपा के ऐसे नेता जो वास्तव में टिकट के दावेदारी में थे और उनको लग रहा था कि शायद वो भी उसमें उनको टिकट का मौका मिलेगा, तो कहीं ना कहीं यह पर्दा के पीछे चर्चा चल रही है कि कहीं ना कहीं कुछ नाराज़गी भी देखने को मिल रही है। भले लोग ना आए कि संगठन के डर के मारे कि कुछ हो सकता है भविष्य उनके साथ, लेकिन यह बात सच है कि कहीं ना कहीं कुछ दाल में काला दिख रहा है। तो इस पर कैसा क्या दावेदारी, जब तक टिकट का बंटवारा नहीं होता तब तक बहुत सारे लोग प्रत्याशिता मांग सकते हैं, वो उनका पर्सनल अधिकार है। परंतु जब पार्टी निर्णय कर देती है तो सच्चे कार्यकर्ता जितने हैं वो अपने पार्टी के प्रति वफादारी दर्शाते हैं, दर्शित करते हैं। और मैं तो उससे भी हट के बात कर रहा हूं कि आज का जो चुनाव है, एक तरफ राष्ट्र है और दूसरे तरफ पार्टी है, विचारधारा है। अब लोग चुनें कि भाई हम राष्ट्र को जिता करके उसको गौरवान्वित करना चाहते हैं या किसी पार्टी को जिता करके किसी व्यक्ति विशेष या समाज विशेष को गौरवान्वित करना चाहते हैं। वो गर्व उनके विषय पर डिपेंड करता है। और मेरे हिसाब से भविष्य में निश्चित रूप से यह भदोही जनपद और भदोही संसदीय क्षेत्र ऊर्जान्वित रहा है और इनके विवेक पर कहीं कोई शून्यता नहीं है। वो अपने विवेकपूर्ण न्याय का परिचय अवश्य देंगे। बेशक यहाँ आपने कहा कि जहाँ के जो लोग हैं वो अपने विवेक का परिचय देते हुए एक बेहतर चुनाव करेंगे, लेकिन यहाँ एक बड़ी बात आती है। भदोही लोकसभा में 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें प्रयागराज के 2 विधानसभा क्षेत्र और भदोही के 3 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। तो यहाँ एक बड़ा सवाल आम जन में चल रहा है और कुछ नेताओं में भी चल रहा है कि क्या भदोही में नेतृत्व करने वालों की क्षमता नहीं है, जो बाहरी प्रत्याशी अन्य जनपद के प्रत्याशियों को अक्सर दे दिया जाता है। अब जहाँ इसमें कुछ न कुछ ऐसे समीकरण आते हैं, इन समीकरणों को देखते हुए पार्टी निर्णय करती है कि भाई हम किसे उतारें। अब निश्चित रूप से अभी आज का जो मेरा प्रत्याशी है उसकी छवि कहीं न कहीं ठीक ठाक रही है लोगों के बीच में और उन्होंने सेवा के क्षेत्र में भी कार्य किया है। इस स्तर से उन्होंने बिंद समाज का प्रत्याशी ले आया
अब रही बात ये कि हमारे लोकल का विषय, अब पार्टी का ये विषय, पार्टी का निर्णय पार्टी का है कि भाई उन्होंने हमारे क्षेत्र के लोगों को नहीं ठीक से समझा, किसी बाहरी व्यक्ति के लिए उन्होंने कहा कि यही योग्य है। तो प्रत्याशिता भी पूरे देश में से कहीं से भी लोग किया करते हैं। पे देख रहे हैं आपकी पहले कोई रायबरेली का परमानेंट प्रतिनिधि था, वो आज बदल रहा है। कभी कोई अमेठी का परमानेंट प्रतिनिधि था, वो बदल गया। कोई पीलीभीत से परमानेंट था, वो बदल गया। तो कोई भी प्रत्याशी अपनी योग्यता के आधार पर पूरे देश में कहीं से भी प्रत्याशिता मांग सकता है और प्रत्याशिता कर भी सकता है। स्वयं हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी गुजरात के बेस के हैं, पर उन्होंने कंटिन्यू पिछले वर्षों से वाराणसी का प्रतिनिधित्व किया और वाराणसी के प्रतिनिधित्व में उन्होंने अच्छा अपना योगदान दिया है और वाराणसी भी सदा उनको ऊर्जान्वित देखना चाहती है, उत्थानित देखना चाह रही है। इसलिए बहुत बड़ा विषय नहीं मानना चाहिए। कभी कभी पार्टी के किए गए निर्णय को मान लेना चाहिए लोगों को, और कभी कभी अपने घर की जो लड़ाई हो घर में रखना उचित लगता है, बाहर नहीं ले जाना चाहिए। नहीं, बचाव किया और वास्तव में इन्होंने कहा कि भाई, इन्होंने खुद एग्जाम्पल दिया कि खुद प्रधानमंत्री जी वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं और जीत भी रहे हैं। तो कई ऐसे उदाहरण दिया। हालांकि भाई वास्तव में यह कानून में हक भी है, सबको अधिकार भी है कि लोग चाहे जहाँ से लड़ सकते भी हैं। यह कानून ने खुद हक दिया हुआ है लोगों को। लेकिन यहाँ एक बात आती है कि जिस तरह यहाँ पे तमाम मुद्दों को लेकर के यहाँ के स्थानीय लोग मुखर रहते हैं, तो यह चर्चा रहती है कि बाहरी प्रत्याशी हो जाने से यहाँ का विकास समुचित नहीं हो पाता है। अब बाहरी प्रत्याशी से विकास नहीं होना, ये तो व्यक्ति विशेष पर काम होता है। व्यक्ति विशेष के कैपेसिटी और व्यक्ति विशेष के छवि पर होता है कि वो कितना एक्टिव है। अब नरेंद्र मोदी जी को कहा जाए कि वो तो भी बाहरी हैं, पर उन्होंने बनारस का विकास नहीं किया, या आप जिसको यहाँ का मानते हैं उन लोगों ने अधिक से अधिक क्या कर दिया? ऐसा तो नहीं रहा कि जब प्रतिनिधि कोई भी प्रत्याशिता की दौर में आता है और जिस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है वो अपने को उसी क्षेत्र का मान लेता है और उसके विकास के लिए उसका उत्तरदायित्व है करने के लिए। हाँ, ठीक है कि क्षमताएं अलग अलग हैं। कोई व्यक्ति बहुत अधिक कर लेता है, कोई तलवार निकाल के खड़ा हो जाता है अपने क्षेत्र के लिए, तो कोई लिमिटेशन में रहता है और कोई भाई मर्यादाओं में रहता है, और कोई जो है चुप रह जाता है, उसका स्वभाव है। तो अभी जैसे हमारे पूरे शरीर में अगर 5 हाथ में 5 उंगलियां हैं तो पांचों में खून लहू तो एक ही है, दर्द भी एक ही होगा, पर थोड़ी छोटी बड़ी हैं। तो अब इसमें तो हर आदमी एक जैसा तो नहीं है। सब सारे जितने स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे सब चंद्रशेखर आज़ाद तो नहीं हो सकते, सब भगत सिंह नहीं हो सकते हैं, खुदीराम बोस और मंगल पांडे तो सभी लोग नहीं हो सकते। पर क्या सिर्फ मात्र इन्हीं 5-7 लोगों ने आज़ादी दी? ऐसी बात नहीं है। हमारी स्वतंत्रता की जो लड़ाई थी उसमें लगभग 1.25 लाख 1.5 लाख बलिदान हुए हैं, पूरा देश उसमें शामिल रहा। कुछ अर्थ के लिए स्तर से लोग रहे, कुछ सहयोग के स्तर से रहे, कुछ स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को आर्थिक मदद के साथ साथ कुछ लोग बाकी हेल्प करते रहते थे। तो उसी प्रकार से ये भी विषय है। और अगर हम लोगों को, हम अपने क्षेत्र के लोगों के बजाय मैं पूरे देश के लोगों से आग्रह करता हूं कि अगर कोई व्यक्तित्व, अगर कोई नेतृत्व अथवा अगर कोई पार्टी देश के लिए अच्छा काम कर रही है तो सबको मिलकर के उसका सहयोग करना चाहिए। अब रह गई बात की माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो कार्य किया है भूरी प्रशंसा के योग्य रहा है। चाहे वो राम मंदिर का विषय रहा, चाहे वो कृष्ण मंदिर के विषय पर बात हो, चाहे वो काशी के विषय पर बात हो, और चाहे धारा 370 रही हो, चाहे एक देश एक कानून की बात रही हो, जिस दिशा में वो चलना चाह रहे हैं। मैं तो कहूँगा आगे चल कर के एक देश एक शिक्षा, अगर देश को एकजुट करना है तो एक देश एक शिक्षा प्रणाली लागू हो, एक देश एक कानून लागू हो, और ये भेदभाव सब खत्म होने चाहिए। तो निश्चित रूप से राष्ट्र मजबूत होगा। और जहाँ आप लोग कहते हैं कि ये छुटपुट ऐसा कोई कहा जा रहा है, कोई ऐसा कि भाई ये है वो है, ये तो ठीक है। तो छुटमुट घर में भी एक परिवार होता है छोटा सा 5-7 लोगों का, उसमें भी निश्चित रूप से मता विरोध होता है। पर ज़रूर नहीं होता है कि वो परिवार का मुखिया किसी डिसीजन ले रहा हो तो लोग उसका विरोध करें, ऐसा नहीं है।
देखिए, यहाँ बात आती है, आप 2014-2019 में भी प्रत्याशिता की दौड़ में थे, आप भी थे कि आपको भी टिकट मिले, लेकिन किन्हीं कारणों से आपका नहीं हो पाया। लेकिन यहाँ भदोही लोकसभा क्षेत्र की कुछ ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिनको वास्तव में अभी विकास की या काम की ज़रूरत है, कुछ ऐसे मुद्दे जो आपके विचार में सही लगे? हर व्यक्ति अपने ऑब्जेक्ट के हिसाब से ही चुनाव लड़ना चाहिए और कार्य के दायित्व को लेने के लिए तैयारी करना चाहिए। अभी हमारा जो मुद्दा था कि हमारे क्षेत्र में अब हम जब सबसे पहले भगवान राम ने कह दिया कि अयोध्या मुझे बहुत प्रिय है और कृष्ण ने कहा ब्रज रज मैंने खाया, तो मुझे भी अपने भदोही संसदीय क्षेत्र के लिए सर्वप्रथम काम करना चाहिए। उस बेस पर अगर मैं बोलूँगा राष्ट्र के साथ साथ, तो ये बात यही है कि हमें इस क्षेत्र में सबसे पहले शिक्षा के विषयों पर और काम करना चाहिए, स्वास्थ्य के विषयों पर काम करना चाहिए। हमारे क्षेत्र में सारे कमी हैं। फिर रोजगार के विषयों पर हम काम करें और अपने समाज में फैली हुई कुछ कुरीतियों को भी निकालने का प्रयास करें, जो कि पद रहते हुए संभव है। बिना पद के बहुत सारी बातें थोड़ा वजनी कम होती हैं, इसलिए क्षेत्र की डिमांड होती है। कोई क्षेत्रीय रहेगा तो उसको हर कण कण से उसका जो ज्ञान है वो रहता है और वहाँ के मांगों को वो पूरा करने के लिए प्रयासपर करता रहता है। कि यहाँ के अगर प्रत्याशी की बात की जाए तो जो इंडी गठबंधन के प्रत्याशी हैं वो ब्राह्मण हैं, और जो आपके एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी हैं वो डॉक्टर विनोद बिंद जी हैं। तो कहीं नहीं लग रहा है कि वास्तव में ब्राह्मणों का रुझान कहीं उनके तरफ जा रहा है, जो ललितेश त्रिपाठी जी हैं, और रिस्क हो सकता है? हमर तो रावण भी था, क्षत्रिय राम थे, पर बड़े बड़े सभी ऋषियों ने राम को आशीर्वाद दिया। जो नैतिकता पर चले, जो राष्ट्र के उत्थान की ओर चले, जो हम भारतीय संस्कृति और विधाओं पर चले, वो वही राम है, वही ब्राह्मण है। ब्राह्मण तो सदा उदारवादी रहा है, राष्ट्र की जो कल्पना करता है, वो किसी जाति विशेष में निहित नहीं है। तो यहाँ पे हमारे साथ गुलाब त्रिपाठी जी थे, जिन्होंने तमाम चीज़ें बहुत ही बेबाक राय दी, और उन्होंने बताया कि वास्तव में राष्ट्रहित सर्वोपरि पर लोग काम करें, और जो छोटी मोटी चीज़ें हैं, जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद को लेकर के भूल करके लोग राष्ट्रहित को सर्वोपरि रख करके एक अच्छी सरकार का चयन करें, जिससे कि वास्तव में देश और समाज का एक बेहतर विकल्प हो सके, निर्माण हो सके, और एक देश एक नए आयाम को छू सके। त्रिपाठी जी, आपने हमारे साथ बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।